एक आदमी जिसने कभी करोड़पति बनने का दावा नहीं किया, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज उसे सुनना चाहती हैं। एक आदमी जो बच्चों को पढ़ाता है, बर्फ से पानी बनाता है और कभी सरकार से सवाल भी पूछता है। कुछ लोग उसे देश का सबसे बड़ा एजुकेशन रिफॉर्मर कहते हैं, कुछ लोग एनवायरमेंटल वॉरियर कहते हैं, कुछ लोग एक्टिविस्ट और कुछ लोग कंट्रोवर्शियल। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा हैरानी एक बात पर हुई। इतना बड़ा इंसान, इतनी बड़ी पहचान, इतनी बड़ी संस्थाएं, इतने बड़े आंदोलन, फिर भी आखिर सोनम वांगचुक कमाते कितना है। लेकिन किसी इंसान की इनकम समझने से पहले उसकी कहानी समझना जरूरी होता है। एक छोटा सा गांव, 1 सितंबर 1966, लद्दाख का एक छोटा सा गांव आलची, जहां पहाड़ थे, ठंडी हवाएं थीं, लेकिन स्कूल नहीं था। जी हाँ, जिस इंसान को दुनिया बाद में एजुकेशन रिफॉर्मर कहने लगी, वो 9 साल की उम्र तक कभी स्कूल ही नहीं गया। उसकी पहली टीचर कोई प्रोफेसर नहीं थी, कोई प्रिंसिपल नहीं था, वो थी उसकी माँ। उन्होंने सोनम को किताबों से पहले जीवन समझाया, भाषा सिखाई, सोचना सिखाया। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। जब सोनम पहली बार श्रीनगर के स्कूल पहुंचे, उन्हें वहां की भाषा नहीं आती थी। टीचर्स पढ़ा रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ समझ ही नहीं आता था। बाकी बच्चे उन पर हंसते थे। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा शायद मैं ही कमजोर हूँ। लेकिन असल में कमजोर सोनम नहीं थे, कमजोर वो सिस्टम था। यही दर्द कुछ साल बाद भारत की सबसे अलग एजुकेशन रिवॉल्यूशन बनने वाला था। और यही कहानी आगे चलकर एक ऐसी फिल्म से जुड़ गई जिसे आपने शायद 20 बार देखी होगी। लेकिन क्या सच में रेंचो यही लड़का था? कभी कभी एक छोटी सी परेशानी पूरी दुनिया बदल देती है। सोनम वांगचुक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने एक बात नोटिस की, जो परेशानी उन्हें बचपन में हुई थी, आज भी लद्दाख के हजारों बच्चे उसी परेशानी से गुजर रहे थे। बच्चे कमजोर नहीं थे, लेकिन सिस्टम उन्हें कमजोर बना रहा था। और यहीं उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे उस समय लगभग हर इंसान पागलपन समझ रहा था। 1988, सिर्फ 22 साल की उम्र, कुछ दोस्त, बहुत कम पैसे, लेकिन एक बहुत बड़ा सपना। उन्होंने शुरू किया SECMOL, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। ये कोई साधारण स्कूल नहीं था। यहाँ रिपोर्ट कार्ड से पहले कैरेक्टर बनाया जाता था। यहाँ बच्चे खुद खाना बनाते थे, खुद खेत में काम करते थे, खुद सोलर पैनल लगाते थे, खुद मशीनें बनाते थे और सबसे जरूरी, खुद सोचना सीखते थे। लेकिन सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट अभी बाकी था। सोनम वांगचुक ने जानबूझकर पहले स्टूडेंट्स को एडमिशन देना शुरू किया। जी हाँ, जिन बच्चों को बाकी स्कूल्स ने रिजेक्ट कर दिया था, सोनम वांगचुक उन्हीं बच्चों पर अपना भविष्य दांव पर लगा रहे थे। लोग हंसते थे, कहते थे ये बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ महीनों बाद उन्हीं बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स में ऐसे रिजल्ट दिए कि पूरा लद्दाख हैरान रह गया। लेकिन सोनम वांगचुक यही नहीं रुके। उन्होंने सोचा, अगर एजुकेशन बदल सकती है तो क्या नेचर भी बचाई जा सकती है। लद्दाख एक अजीब जगह है। सर्दियों में इतनी बर्फ गिरती है कि हर तरफ सिर्फ सफेद चादर दिखाई देती है। लेकिन गर्मियों में यही जगह पानी के लिए तरसने लगती है। किसान फसल नहीं उगा पाते, गांव सूखने लगते हैं। अगर आपके पास सर्दियों में लाखों टन बर्फ हो, क्या आप उसे गर्मियों तक बचा सकते हैं? ज्यादातर लोग कहेंगे इम्पॉसिबल। लेकिन सोनम वांगचुक इम्पॉसिबल सुनते ही नहीं, एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। उन्होंने एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाया जिसे आइस स्टूपा नाम दिया गया। सर्दियों का पानी बर्फ के रूप में जमा और गर्मियों में धीरे धीरे पिघलकर पूरे गांव को पानी देने लगा। दुनिया हैरान थी। इंटरनेशनल अवार्ड्स, साइंटिस्ट्स, यूनिवर्सिटीज, मीडिया, हर कोई सोनम वांगचुक का नाम लेने लगा। और यहीं बॉलीवुड की एंट्री होती है। एक डायरेक्टर, एक फिल्म, एक कैरेक्टर, रेंचो। लेकिन क्या 3 इडियट्स सच में सोनम वांगचुक की कहानी थी? एक आवाज, रेंचो। फिर साल 2009 एक फिल्म रिलीज होती है, नाम 3 इडियट्स। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि भारत की एजुकेशन सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल बन जाएगी। लेकिन फिल्म खत्म होने के बाद पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा था, रेंचो आखिर है कौन? और यही एक नाम, सोनम वांगचुक, धीरे धीरे न्यूज चैनल्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, सोशल मीडिया, हर जगह
एक ही बात कही जाने लगी, रियल रेंचो यानी सोनम वांगचुक। और अगर आप गौर करें तो कुछ बातें वाकई मिलती भी थी, यानी समानताएं काफी थी, और शायद इसी वजह से करोड़ों लोगों ने इसे सच मान लिया। लेकिन फिर 17 साल बाद एक बयान आया जिसने पूरी कहानी बदल दी। 2026 में यानी इसी साल आमिर खान ने कहा, Maybe that's what Chatur was thinking. But I want to tell you that neither Raju nor Abhijat, who are the two writers, nor I, we didn't know about Mr. Sonam. However, what Mr. Sonam is doing is good work in any case. He doesn't have to be based on the character of Three Idiots for us to respect him and the work that he does. थ्री इडियट्स किसी एक व्यक्ति की बायोग्राफी नहीं थी। उन्होंने सोनम वांगचुक के काम की सराहना की, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि रेंचो का किरदार सिर्फ उन्हीं पर आधारित नहीं था। यानी 17 साल तक जिस बात को लोग फैक्ट मानते रहे, असल में वो पूरी कहानी नहीं थी। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं था कि सोनम वांगचुक का थ्री इडियट्स से कोई संबंध ही नहीं था। फिल्म का संदेश रटने वाली शिक्षा के खिलाफ था, और सोनम वांगचुक सालों से वास्तविक जीवन में ठीक इसी सोच पर काम कर रहे थे। यही वजह थी कि लोगों ने दोनों को जोड़ दिया। लेकिन अगर रेंचो की पूरी कहानी नहीं था तो असल सोनम वांगचुक कैसे रहते हैं? इतनी प्रसिद्धि, इतने अवार्ड्स, इतनी पहचान, फिर भी ना कोई आलीशान बंगला, ना कोई लग्जरी कार्स की चर्चा, ना दिखावटी जिंदगी। सोनम वांगचुक एक ऐसी लाइफ जीते हैं जिसे मिनिमल नहीं, पर्पस ड्राइवन लाइफ कहा जा सकता है, जहां एनर्जी नेचर से आती है, लर्निंग बुक्स से आती है, और सक्सेस सैलरी से नहीं, इम्पैक्ट से आती है। लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच गई। अब वो सिर्फ टीचर नहीं थे, अब वो सरकार से सवाल पूछने वाले सबसे चर्चित चेहरों में से एक बन चुके थे। एजुकेशन, इनोवेशन, अवार्ड्स, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। अगर सोनम वांगचुक चाहते तो यहीं रुक सकते थे, दुनिया घूमते, लेक्चर्स देते, अवार्ड्स लेते। लेकिन उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता चुना। वो वापस अपने पहाड़ों की तरफ लौटे, क्योंकि उन्हें डर था कि आने वाले सालों में शायद ये पहाड़ पहले जैसे नहीं रहेंगे। 2019 भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन किया और लद्दाख एक अलग एक यूनियन टेरिटरी बन गया। शुरुआत में कई लोगों ने इस फैसले का स्वागत किया, लेकिन कुछ महीनों बाद सोनम वांगचुक ने एक अलग सवाल उठाया। अगर डेवलपमेंट होगा लेकिन नेचर खत्म हो गया तो जीतेगा कौन? उनका कहना था, लद्दाख सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि भारत के भविष्य का वाटर बैंक है। अगर हिमालय कमजोर हुआ तो उसका असर सिर्फ लद्दाख पर नहीं, पूरे भारत पर पड़ेगा। इसी सोच के साथ उन्होंने 4 मांगे रखी। उनकी मांगे सिर्फ राजनीति की नहीं, पहचान, पर्यावरण और भविष्य की थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ साल बाद उन्होंने एक और लड़ाई शुरू की, लेकिन इस बार मुद्दा लद्दाख नहीं था। देश भर में परीक्षा प्रणाली, पेपर लीक और एजुकेशन सिस्टम पर सवाल उठ रहे थे। लाखों छात्रों का भरोसा हिल चुका था, और यही सोनम वांगचुक फिर सामने आए। इस बार एक टीचर की तरह जो अपने स्टूडेंटों के साथ खड़ा था। उन्होंने भूख हड़ताल शुरू की। उनका कहना था, अगर शिक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा टूटेगा तो देश का भविष्य भी कमजोर होगा। दिन गुजरते रहे, शरीर कमजोर होता गया, लेकिन उनकी जिद नहीं टूटी। आखिर बातचीत हुई, आश्वासन मिले, और 26 दिन बाद उन्होंने अपना अनशन समाप्त किया। लेकिन यही मेरे मन में सबसे बड़ा सवाल आया। इतनी बड़ी संस्थाएं, इतने बड़े आंदोलन, विदेशों में लेक्चर्स, अवार्ड्स, आखिर इन सब का खर्चा चलता कैसे है? क्या सोनम वांगचुक करोड़पति हैं? क्या एनजीओ का पैसा उनकी इनकम है? क्या यूट्यूब उनकी सबसे बड़ी कमाई है? अब तक हमने सोनम वांगचुक की पूरी कहानी देखी, लेकिन एक सवाल शुरुआत से हमारे साथ चल रहा है। आखिर सोनम वांगचुक कमाते कितना है? मैंने इंटरनेट पर दर्जनों आर्टिकल्स पढ़े, यूट्यूब वीडियोस देखी, एनजीओ रिकॉर्ड्स देखे, इंटरव्यूज देखे, लेकिन जितना अंदर गया उतना ही कंफ्यूज होता गया, क्योंकि हर वेबसाइट अलग इनकम बता रही थी। लेकिन इनमें से किसी के भी पास ऑफिशियल प्रूफ नहीं था। सबसे पहले SECMOL, क्या यही उनकी इनकम है? नहीं, SECMOL एक नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस तरह की संस्थाओं का पैसा संस्था के कामों के लिए होता है, न कि संस्थापक की निजी कमाई मान लिया जाता है। अगर संस्थापक वेतन भी लेते हैं तो ये संस्था के नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार होता है, लेकिन सोनम वांगचुक की व्यक्तिगत सैलरी सार्वजनिक नहीं है। तो अगर SECMOL नहीं
तो पैसा आता कहाँ से है? इसके बाद उन्होंने हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स यानी HIAL की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका उद्देश्य नई तरह की हायर एजुकेशन देना था, लेकिन यह भी कोई निजी कंपनी नहीं है। अब आते हैं उस सोर्स पर जिसके बारे में सबसे ज्यादा चर्चा होती है, यूट्यूब। सोनम वांगचुक का यूट्यूब चैनल वांगचुक वर्ल्ड लाखों सब्सक्राइबर्स और करोड़ों व्यूज। यूट्यूब पर कमाई व्यूज, ऑडियंस, कंट्रीज, एड्स और कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है। कुछ मीडिया रिपोर्टों ने अनुमान लगाया कि चैनल से लाखों रुपए प्रति माह की आय हो सकती है, लेकिन सोनम वांगचुक या उनकी टीम ने कभी इसकी पुष्टि नहीं की। तो अगर इनकम का सबसे बड़ा सोर्स यूट्यूब भी नहीं है तो फिर क्या है? सोनम वांगचुक दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज, क्लाइमेट कॉन्फ्रेंसेस, इनोवेशन इवेंट्स में बुलाए जाते हैं। ऐसे कई कार्यक्रमों में कई वक्ताओं को स्पीकिंग फी या होनोरेरियम दिया जाता है, लेकिन उनकी वास्तविक फीस सार्वजनिक नहीं है। उन्होंने रोलेक्स अवार्ड, रेमन मैगसेसे और कई अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। कुछ पुरस्कारों के साथ प्राइज मनी भी होती है, लेकिन यह नियमित आय नहीं होती। अब सारे एविडेंस एक साथ रखिए, क्या हम उनकी इनकम बता सकते हैं? नहीं, क्योंकि कोई ऑफिशियल इनकम स्टेटमेंट, कोई पब्लिक सैलरी रिकॉर्ड और कोई वेरीफाइड नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। आज के इंटरनेट के दौर में जहां हर वेबसाइट बिना प्रूफ के नेट वर्थ लिख देती है, वहां कभी कभी सबसे ईमानदार जवाब हमें नहीं पता यही होता है। लेकिन अगर एक सवाल मुझसे पूछा जाए कि सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी कमाई क्या है, तो शायद वो रुपए नहीं, बल्कि वो हजारों बच्चे जिनकी जिंदगी बदली, वो पहाड़ हैं जिन्हें बचाने की कोशिश की, और वो सवाल है जो उन्होंने पूरे देश से पूछे।